बहुत लोगों ने उन्हें मारा, धमकाया और हर एक को मजबूर किया कि वो अपनी ज़मीन बेचें या जो उनके पुरखों की ज़मीन है उसे खाली कर दें। इसके लिए जो लोग आए थे उनके पास अथॉरिटीज़ का सपोर्ट था। हमारी पूरी जो ज़िंदगी थी वो एक तरह से रातों रात खत्म हो गई। तो लड़कियां पूछती हैं, दादू हमारी ज़मीनें? तो दादू कहते हैं लगभग 30 एकड़ जो है हमारे पास जो ज़मीन थी उससे हमें थोड़ा सा पैसा मिला एक कॉन्ट्रैक्टर से। मैंने अपने जो दोस्त वगैरह थे उनको आगे फिर कभी नहीं देखा, पर वो जो पैसा मिला था वो शहर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं था। हम लोग जो है एक छोटे से कमरे में सबके सब जो है रहने लग गए। कैसे हम लोग जो एक आज़ादी की बिना चिंता वाली ज़िंदगी गुजारते थे, खुले आसमान के नीचे रहते थे, वो सब जो है ख़त्म हो गई। हम उसको बहुत मिस कर रहे थे। कुछ सालों के बाद जो फादर हैं तुम्हारे, उनको जॉब मिल गई दिल्ली में और हम सब लोग यहाँ आ गए। उस टाइम में बहुत मुश्किल भरा दौर था। तभी तुम दोनों जो है कई सालों तक स्कूल नहीं जा पाए। मेरे को तो स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। हमने बहुत सारी अपनी पढ़ाई मिस करी और बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम लोग संथली घर में बोलते हैं, हमें हिंदी नहीं आती है। लेकिन आज की डेट में हमारे फ्रेंड्स हैं और अब हम लोग कुछ कुछ इंग्लिश भी बोल लेते हैं। काश मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स को अपने गांव के बारे में दिखा पाती डिस्ट्रॉय होने से पहले। या फिर दादू कहते हैं कि, या जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है तुम तो गांव के बारे में अभी भी बता सकती हो, बहुत कुछ है उनको दिखाने के लिए। एक दिन हम लोग अपनी इसी स्टोरी पर मूवी बनाएंगे, हमारी खुद की स्टोरी, आदिवासी स्टोरी पे। तो अभी आपने जो है एक स्टोरी सुनी जिसमें दादू को मजबूर किया गया अपने गांव को छोड़ने के लिए उड़ीसा में। दादू की जो स्टोरी है वो काफी हद तक सिमिलर है उन लाखों लोगों के जो आदिवासी हैं इंडिया में, उनकी जिंदगी से। इसके बारे में आप और ज्यादा जानोगे, जिस तरह का चैप्टर दिया गया है उसके अनुसार आपको बहुत कुछ इसमें देखने को और समझने को मिलेगा। सबसे पहले सवाल आता है कि आदिवासी होते कौन है। आदिवासी जो टर्म है उसका मतलब होता है जिस जगह के वो ओरिजिनल निवासी होते हैं। ये कम्युनिटीज जहाँ रहती हैं, रहती चली आ रही हैं और जंगलों से काफी हद तक जुड़ी हुई होती है। 8% के करीब इंडिया की पॉपुलेशन आदिवासी है और ज्यादातर इंडिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट माइनिंग या इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो इन्हीं आदिवासी इलाकों में लोकेटेड हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। आदिवासी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है। लगभग 500 अलग अलग तरीके के आदिवासी ग्रुप इंडिया में रहते हैं। आदिवासी खास तौर से आपको मिलेंगे स्टेट्स में, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में। एक स्टेट है जैसे उड़ीसा, वहां पर लगभग 60 ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग तरीके के रहते हैं। आदिवासी सोसाइटीज जो होती हैं वो इतनी अलग क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी जो है ना एक रैंकिंग जो है वो बहुत कम होती है। इससे वो और बाकी कम्युनिटीज जो हैं जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं या वहाँ पे उनके सिद्धांत चलते हैं जाति और वर्ण के या किंग द्वारा रूल किए जाते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होती है। आदिवासी जो है ज्यादातर क्या करते हैं, ट्राइबल रिलीजन्स जो है उनको प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है इस्लाम से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से। यहाँ तक कि वो अपने पुरखों की वर्शिप करते हैं, गांव की करते हैं, नेचर स्पिरिट्स की करते हैं जिससे वो पहले जुड़े हुए थे, या अलग अलग साइट्स में लैंडस्केप पे जैसे माउंटेन स्पिरिट्स हो गई, रिवर स्पिरिट्स हो गई, एनिमल स्पिरिट्स हो गई, इनकी वो जो है पूजा करते हैं। जो विलेज स्पिरिट्स हैं वो वर्शिप करी जाती है एक खास तरह के सेक्रेट से ग्रूव्स में, जो कि गांव की बाउंड्री के अंदर होता है, जहां पर उनके पुरखे जो है कभी रहा करते थे उस घर के अंदर, या वैसे घर पे उनके देखा करते थे कि कैसे पूजा होती है। इसके अलावा आदिवासी जो है वो काफी हद तक प्रभावित होते हैं अलग अलग आसपास के रिलीजन से, जैसे शक्ता है, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। आदिवासी रिलीजन जो हैं वो अपने आप में काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो उनकी आसपास की अराउंड कहना चाहिए एम्पायर्स रही, जिनके जो डोमिनेंट रिलीजन्स थे उस टाइम के, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा का, और शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन है बंगाल और असम। 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे मेंबर्स आदिवासी के जो थे वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी, जो कि उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन
बनकर उभरा था मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री के अंदर। आदिवासी की अपनी खुद की भाषा होती है, ज्यादातर अलग होती है और काफी हद तक संस्कृत जितनी पुरानी होती है, जो कि काफी प्रभाव डालती है मेन स्ट्रीम जो इंडियन लैंग्वेज है जैसे बंगाली उनके फॉर्मेशन में। संथली जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है और बहुत सारे पब्लिकेशंस जो हैं जिसमें मैगजीन्स भी शामिल हैं या इंटरनेट है, ईजीन्स हैं, उसमें भी काफी हद तक संथली की पहुंच है। अब आदिवासी और उनको लेकर जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इंडिया में खास तौर से आदिवासी कम्युनिटीज को जो है एक अलग ही तरीके से दिखाया जाता है। जैसे स्कूल फंक्शंस या और कोई ऑफिशियल इवेंट्स या बुक्स या मूवीज होती हैं, आदिवासी जो हैं बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाए जाते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने होंगे, हेड गियर होगा और डांसिंग होगी उनकी। इसके अलावा बहुत कम हम जानते हैं उनकी जिंदगी की रियलिटी के बारे में। ज्यादातर लोगों को क्या एज्यूम होता है कि इस तरह के लोग जो है वो बहुत ही एग्जॉटिक हैं, बहुत ही प्रिमिटिव हैं, बहुत ही बैकवर्ड हैं, जबकि आदिवासी खुद ब्लेम करते हैं कि भाई हमारा एडवांसमेंट नहीं हो रहा क्योंकि हम जो है जो नए आइडियाज आ रहे हैं उनके जो है हम उनके अकॉर्डिंग अपने को चेंज नहीं करना चाहते। आपको याद होगा क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा था कि किस तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर स्टीरियोटाइप होती है, जिससे लोग जो है एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। अब बात करते हैं आदिवासी की और उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी है कि जो जंगल होते थे वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते थे सारी जो भी एम्पायर्स थी या जो भी सेटल हुए सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए। मेटल ओर्स जैसे होते हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड सिल्वर हो गया, कोल है, डायमंड्स हैं, या जो बहुत ही महंगी लकड़ी होती है, टिम्बर होता है, ज्यादातर मेडिसिनल हर्ब्स हैं, एनिमल का जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वैक्स है, लैक है, हनी है, या जानवर खुद जो होते हैं जैसे आपके एलिफेंट्स हो गए, या जो मेन स्टे होता है इंपीरियल आर्मीज का, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? जंगलों से। इसके अलावा लाइफ जो हमारी चलती है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? जंगल पे। इससे क्या होता है, बहुत सारी जो इंडिया की नदियां हैं वो रिचार्ज होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होती जा रही है कि जिस तरीके की अवेलेबिलिटी है या क्वालिटी है हमारे एयर की, वाटर की, उससे ये पता चलता है कि जंगल हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो मेजर पार्ट जो है कंट्री का उसको कवर किए हुए थे 19वीं सेंचुरी तक, और आदिवासी जो है उनको खास तौर से सबसे ज्यादा नॉलेज थी, पहुंच थी और कंट्रोल था इन इतने बड़े जंगलों पर। मिडिल 19वीं सेंचुरी तक हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या था कि ये लोगों के ऊपर या ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े स्टेट्स या एम्पायर्स के द्वारा रूल नहीं किए जाते थे, इनके ऊपर जो है एम्पायर्स निर्भर करती थी अगर बाई चांस उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए। पर अगर आज की कंडीशन में देखें तो बिल्कुल ही रिवर्स इमेज है आदिवासी आज की डेट में बिल्कुल मार्जिनल हो गए हैं, बिल्कुल पावरलेस कम्युनिटीज हो गई हैं। कॉलोनियल वर्ल्ड जो था हमारा उससे पहले ये लोग जो है एक ट्रेडिशनल तौर पर हंटर गैदरर्स थे, नोमैड्स थे, और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसको प्रैक्टिस करते थे, खासकर एक जगह पे जब वो कल्टीवेशन करते थे। लेकिन ये पिछले 2 साल से आदिवासी जो हैं इनको मजबूर किया जा रहा है, जैसे जैसे आर्थिक हालात बदलते जा रहे हैं, जंगलों की नीतियां बदलती जा रही हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है स्टेट के द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा, कि इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है माइग्रेट करने के लिए, एक मजदूर के तौर पर काम करने के लिए प्लांटेशंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, इंडस्ट्रीज में, या फिर जो घरेलू काम करने वाले लोग होते हैं उनमें। पहली बार इतिहास में इनको अपना कोई कंट्रोल नहीं रहा, कोई पहुंच नहीं रही, जो इनकी अपनी एक जंगल की हद होती थी, एक सीमा होती थी उसके अंदर। 1830 से जो आदिवासी थे झारखंड से या उसके आसपास के इलाकों के, वो जो है बहुत भारी तादाद में जो इंडिया के प्लांटेशंस हैं या दुनिया में जो प्लांटेशंस हैं जैसे मॉरिशस में, कैरेबियन में या ऑस्ट्रेलिया में, वहां जो है वो मूव कर गए। इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वहां पर जो आसाम में लेबर है वो मौजूद। 70 लाख आदिवासी जो है सिर्फ और सिर्फ आसाम में है। लेकिन इन लोगों की ये जो स्टोरी है माइग्रेशन की, ये बहुत ज्यादा एक तरह से इनकी जिंदगी की कठिन परिस्थितियां थी, टॉर्चर था, यहाँ तक कि इनका दिल टूट जाना, बहुत लोगों का मर जाना, ये सब चीजें इसमें इनके शामिल हैं। जैसे 19वीं सेंचुरी में ही 5 लाख आदिवासी जो हैं मारे गए या खत्म हो गए इस माइग्रेशन के दौरान। 19वीं सेंचुरी में ही 5 लाख आदिवासी जो हैं मारे गए या खत्म हो गए इस माइग्रेशन के दौरान। 19वीं सेंचुरी में ही 5 लाख आदिवासी जो हैं मारे गए या खत्म हो गए इस माइग्रेशन के दौरान। 19वीं सेंचुरी में ही 5 लाख आदिवासी जो हैं मारे गए या खत्म हो गए इस माइग्रेशन के दौरान।
जो भी जंगल की जमीन होती है जो खाली करी जाती है लकड़ी के लिए या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जंगलों को साफ कराया जाता है। आदिवासी जो है इन इलाकों में रहते थे, जो काफी ज्यादा मिनरल्स और जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें काफी ज्यादा रिच होते हैं, पर उनके इलाकों को माइनिंग के लिए या और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया। जो पावरफुल फोर्सेस होती थी वो क्या करती थी, जोर जबरदस्ती से इस ट्राइबल लैंड को हथियाने की कोशिश करती थी। ज्यादातर होता यही था कि जमीन जो है वो फोर्सफुली ली जाती थी और जो एक सही प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता था। ऑफिशियल फिगर्स जो हैं उनके अनुसार लगभग 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हटा दिए गए माइनिंग के कारण, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण, और मोस्टली इनमें से कौन थे, ट्राइबल्स। एक और रिसेंट सर्वे रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करी गई है जो कि आदिवासी के बीच में काम करते हैं, उनका पता चला कि 79% जो है लोग जो डिस्प्लेस किए गए स्टेट से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ये सब के सब ट्राइबल्स थे। मैक्सिमम बड़ी बड़ी जो लैंड्स थी उनकी, वो एक तरह से डैम्स, जो इतने सैकड़ों डैम्स बनाए जाते हैं उसमें पानी में डूब गई। नतीजा क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट इंडिया में डैम्स का डेवलपमेंट तो हुआ, पर किसके बेसिस पर, इन ट्राइबल लोगों की जमीनें छीन के। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लैंड्स हैं वो मिलिट्रीज हैं कि उसके अंदर, जैसे कहते हैं ना, मिलिट्री के हाथों में ज्यादा है। इंडिया में लगभग 104 नेशनल पार्क है जिसमें 40,501 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर होता है, और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें लगभग 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर होता है। ये जो एरियाज थे जहां पहले ट्राइबल्स ओरिजिनली रहते थे, लेकिन वहां से इनको हटा दिया गया। अब जब वो इसी जंगल में कंटिन्यू करने लगे रहने के लिए, तो उनको क्या बोला गया कि आपने जो है एनक्रोचर्स हो, यानी आप जो हो जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर, अपने हाथों उनकी जमीन छिन गई या जंगल तक जो उनकी पहुंच थी वो खत्म हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि ट्राइबल्स का जो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, फूड का, वो उनके हाथों से छिन गया। अब क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल होमलैंड्स थे उस तक उनकी पहुंच जो है खत्म हो गई, तो बहुत सारे आदिवासी जो है वो शहर माइग्रेट कर गए काम की तलाश में, जहां वो कम पैसों में लोकल इंडस्ट्रीज में या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक वर्कर के तौर पर लग गए। तो एक तरह से वो किस चीज में फंस गए, जो साइकिल होती है गरीबी की, उत्पीड़न की, शोषण की, उसका वो लोग जो है शिकार हो गए। 45% जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं रूरल एरियाज में, या 35% जो अर्बन एरियाज में है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। इससे क्या हुआ, और भी बाकी इलाकों में जो है एक तरह से उनको वंचित रहना पड़ा। बहुत सारे ट्राइबल बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। जो लिटरेसी रेट होता है ट्राइबल्स में वो बहुत कम है।